नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट और मैं हूं समीर। लंबे अंतराल के बाद आखिरकार झारखंड में पंचायत चुनाव की घोषणा कर दी गई है। आज राज्यपाल ने इसको स्वीकृति दी, जिसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने पूरे राज्य में आचार संहिता लागू कर दिया है। इसका उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि कुल 4345 पंचायतों में चुनाव होंगे, जिसमें ग्राम पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र के 53,479 जिसे वार्ड सदस्य कहते हैं, ग्राम पंचायत मुखिया के 4,345 दावेदार होंगे। वहीं पंचायत समिति सदस्य 5,341 और जिला परिषद सदस्य के 536 कैंडिडेट इस चुनाव में पद पर अपना नामांकन दायर करेंगे। झारखंड राज्य अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायत निकायों तथा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद के निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल वर्ष 2020 के माह दिसंबर में समाप्त हो चुका है। झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 की धारा क्रमशः 25, 46 एवं 61 के उपबंधों के अनुसार यद्यपि इन निकायों की 5 वर्षों की अवधि के अवसान के पूर्व इनके गठन हेतु आम निर्वाचन कराया जाना अपेक्षित था, परंतु कोविड-19 जैसी महामारी के कारण इसमें विलंब हुआ। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन क्षेत्र हुए जो हमारे निर्वाचन क्षेत्र हैं, अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत कुल जिलों की संख्या 24 है, जिससे आप जानते हैं। प्रखंडों की संख्या 264 है। ग्राम पंचायतों की संख्या 4,345 है। तो इसमें जो ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या है, जिसको हम लोग रूरल वार्ड कहते हैं, जिसमें कैंडिडेट्स इलेक्ट किए जाएंगे, इलेक्शन जिनका होगा 53,479। ग्राम पंचायत की मुखिया जिनका चुनाव होगा 4,345। पंचायत समिति के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 5,341 और जिला परिषद के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या 536 है। इन सभी 4 विभिन्न प्रकार के पदों पर जो वोटर है वो उनको 4 प्रकार के मतपत्र मिलेंगे और वो इन पर वोट डालेगा। जो मतदाता हैं वो 1,96,16,504 हैं। 1,96,16,504 हैं, जिसमें पुरुष मतदाता 1,70,721 हैं, महिला मतदाता 95,45,702 हैं और अन्य में 81 मतदाता हैं। मतदाताओं की पहचान के लिए एक आईडी ज़रूरी होती है, जिसके लिए हम लोगों ने 12 प्रकार के दस्तावेज निर्धारित किए हैं। कुल मतदान केंद्र 53,480 हैं, 53,480, जिसमें संवेदनशील 22,961 हैं और अति संवेदनशील 17,698 हैं। अवशेष 12,821 सामान्य श्रेणी के मतदान केंद्र हैं। इन मतदान केंद्रों में हम लोगों ने आधारभूत न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। पेयजल, शौचालय, रैंप और क्लस्टर सेंटर पर प्रकाश वगैरह की व्यवस्था जिले के समाहर्ता या उपायुक्त कराएंगे। जो को मालूम है कि ये चुनाव जो एमएलए एमपी के चुनाव होते हैं वो ईवीएम से होते हैं, लेकिन इसमें मतपेटिकाओं का प्रयोग होता है, जिसको बैलेट बॉक्स कहते हैं, बैलेट बक्सा कहते हैं। तो इसमें 98,081 मतपेटिकाएँ प्रयोग हो रही हैं जो बड़े साइज़ की हैं और 39,928 मतपेटिकाएँ का प्रयोग हो रहा है जो छोटी साइज़ की। इसमें जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने 2013 में निर्णय दिया था, उसके अनुसार शपथ पत्र भी देना पड़ता है। वो देना अनिवार्य है सभी प्रकार के निर्वाचनों में। उसमें सुघोषणा पत्र और शपथ पत्र जो रहता है उसमें जो निर्देश दिए गए हैं कि अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वो सभी कॉलम को भरें। शपथ पत्र, सुघोषणा पत्र में यदि कोई कॉलम खाली छोड़ा जाता है तो निर्वाची पदाधिकारी संबंधित अभ्यर्थियों को इस संबंध में एक नोटिस जारी करेंगे। ऐसे नोटिस के बाद भी यदि अभ्यर्थी सभी दृष्टिकोण से पूर्ण शपथ पत्र या सुघोषणा पत्र दाखिल करने में विफल रहता है तो स्क्रूटनी के समय, समीक्षा के समय उसके नाम निर्देशन पत्र को अस्वीकृत किया जा सकेगा। में सिर्फ नाम निर्देशन करना, उनकी स्क्रूटनी करना ये तो शामिल ही है। प्रचार अभियान के दौरान जो महत्वपूर्ण बैठकें होंगी, सभाएं होंगी, जुलूस निकलेगा, उसकी भी वीडियोग्राफी करना आवश्यक होगा। विधि व्यवस्था एवं सुरक्षा बलों की तैनाती। निर्वाचनों के संचालन में विस्तृत सुरक्षा प्रबंधन शामिल होता है। इसमें मतदान कर्मियों की सुरक्षा, मतदान केंद्रों की सुरक्षा, मतदान सामग्रियों की सुरक्षा, निर्वाचन प्रक्रिया की समग्र सुरक्षा भी शामिल है।
इसमें विशेष रूप से अतिसंवेदनशील मतदाताओं जैसे कमज़ोर वर्ग के लोगों के मन में भरोसा कायम करने के लिए मतदान के पहले से ही सशस्त्र बलों की तैनाती की जाती है। तो हम लोग चाहते हैं, आयोग चाहता है कि ऐसा परिवेश का निर्माण हो जिसमें निष्पक्ष एवं स्वतंत्र निर्वाचन सुनिश्चित कराए जा सकें। बिना किसी बाधा, बिना किसी अनुचित रूप से प्रभावित, भयभीत हुए लोग मतदान केंद्र तक पहुँचें। जमीनी स्थिति के आकलन के आधार पर इन सशस्त्र पुलिस बलों का निर्वाचन के दौरान इनकी तैनाती की जाएगी और इनका उपयोग मतदान केंद्रों की सुरक्षा करने और मतदान के दिन निर्वाचकों और मतदान कर्मियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाएगा। इसके जो मतदाता कमज़ोर वर्ग के हैं उसमें आपको मालूम हो, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 3(1)(7) के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को मतदान ना करने के लिए या किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए मतदान करने के लिए या विधि द्वारा उपबंधित रीत से भिन्न रीत से मतदान करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। अगर ऐसा करेगा तो कारावास की अवधि 6 माह से कम नहीं होगी, जो 5 वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी। निर्वाचन व्यय, इस चुनाव में हर एक स्तर पर कमीशन ने, आयोग ने ये निर्धारित किया है कि कौन कितना व्यय कर सकता है। तो सदस्य जो ग्राम पंचायत के सदस्य हैं प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के, उनका अधिकतम निर्वाचन व्यय की सीमा है 14,000 रुपये। जो ग्राम पंचायत की मुखिया हैं उनके निर्वाचन व्यय की सीमा है 85,000 85,000 रुपये। जो पंचायत समिति के सदस्य हैं उनकी आय की सीमा, व्यय की सीमा है, एक्सपेंडिचर लिमिट 71,000 71,000 रुपये। और जो जिला परिषद के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य हैं उनकी सीमा है 2,14,000 रुपये। तो इनके अनुश्रवण पे, इस पे निगरानी रखने के लिए हम लोग उड़न दस्तों का, निगरानी दलों का गठन करेंगे और हम लोग 45 व्यय प्रेक्षक, एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति कर रहे हैं जो निर्वाचन के संचालन के लिए जिले के डीसी और एसपी को मिलकर रूट योजना, संचार योजना, यातायात योजना बनाना है। इसी बनाई गई है। स्पेशली जो अति संवेदनशील मतदान केंद्र हैं, संवेदनशील मतदान केंद्र हैं, इसके बारे में ध्यान रखने की आवश्यकता है। आदर्श आचार संहिता, इस निर्वाचन की घोषणा के साथ ही पूरे राज्य में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। पंचायत क्षेत्रों में इनके उपबंध सभी हिस्सों में, जो नगर पालिका कैंटोनमेंट क्षेत्र को छोड़कर लागू हुए हैं और सभी अभ्यर्थियों पर, सभी राजनीतिक दलों पर और सभी झारखंड राज्य सरकार पर भी लागू होंगे, सभी पदाधिकारियों पर। केंद्र राज्य सरकार की पुरानी योजना का कार्यान्वयन हो सकता है और वो आदर्श आचार संहिता से प्रभावित नहीं होगा, चाहे उसमें टेंडर भी इन्वॉल्व क्यों ना हो। लेकिन जो नई योजनाएं हैं या जो जिला परिषद, पंचायत समिति, पंचायत की योजनाएं हैं, वो सब आचार संहिता के दायरे में आएंगी। इसमें इनके उल्लंघन को बड़ी कड़ाई से निपटा जाएगा और इस बारे में सबसे ही अपेक्षा की जाती है कि वो जो हमने जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट निर्गत किया है, अपलोड भी किया है अपनी वेबसाइट पर, उसको पढ़ लें, अन्यथा इसका उल्लंघन होने पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। एक जो नई बात इस इलेक्शन में हुई है, पंचायती राज विभाग की गजट अधिसूचना जो संख्या 685 दिनांक 1/4/22 है, उसके निर्देशानुसार अन्य पिछड़े वर्गों के लिए यथारूप में महिला एवं अन्य के लिए जो अधिसूचित पद हैं वो अनारक्षित माने जाएंगे, ओपन कैटेगरी सीट्स। तो सभी के जिला अधिकारियों को कहा गया है, उपायुक्तों की, जिला गजट में जो इतने इस तरह के पद हैं जो इस श्रेणी में पहचाने गए हैं और महिला के लिए वो ओपन कैटेगरी महिला, पुरुष के लिए ओपन कैटेगरी महिला में स्वतः परिवर्तित हो जाए। सभी जिलों को कहा गया है कि अभी भी कोविड-19 के जो दिशा निर्देश हैं राज्य स्तर के और जिला के, उनका पालन उन्हें करना है। इस बार और एक नई चीज़ हम लोग कर रहे हैं कि मतगणना का कार्य, क्योंकि आपको मालूम है कि ये राजनीतिक दल के आधार पर चुनाव नहीं होते, तो मतगणना का कार्य सबसे अंत में नहीं होगा। मतगणना का कार्य हम लोग, चूँकि पूरे चुनाव हम लोग 4 चरणों में करा रहे हैं, किसी ज़िले में 4 चरण में है, किसी में 3 चरण में है, किन्हीं ज़िले में 2 चरण में भी। तो 1 चरण में कोई ज़िला नहीं है, 2 चरण में भी है, 3 में भी है, 4 में भी। तो पहले एवं दूसरे चरण के मतदान के पश्चात ही मतगणना हो जाएगी, जिससे हमारा फोर्स फ्री हो जाएगा, उतना एक्स्ट्रा आदमी फ्री हो जाएंगे और बैलेट बॉक्स भी फ्री हो जाएगा।
तीसरे और चौथे चरण की मतगणना एक साथ चौथे चरण के पश्चात कराई जाएगी। हम लोगों ने एग्जामिनेशंस को देखते हुए, मौसम को देखते हुए, शैक्षणिक कैलेंडर को देखते हुए, त्योहारों को देखते हुए, राज्य में विद्यमान कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए, पुलिस बलों की उपलब्धता को देखते हुए और परिवहन तथा समुचित तैनाती और बुनियादी और वास्तविकताओं को देखते हुए हम लोगों ने मिलकर तय किया है कि किस किस तिथियों में चुनाव कितने फीसद में कराया जाए। ये नाम निर्देशन जो होगा 11 बजे अपराह्न पूर्वाह्न से लेकर 3 बजे अपराह्न तक होगा। इसके पास स्क्रूटनी जिसको कहते हैं समीक्षा, 25 अप्रैल और 26 अप्रैल को स्क्रूटनी की जाएगी, समीक्षा की जाएगी। नाम वापस लेने की तारीख है 27 अप्रैल और 28 अप्रैल। निर्वाचन प्रतीक आवंटन जो अलॉटमेंट ऑफ सिंबल्स होता है, जिसका ऑर्डर निकला हुआ है, वो किया जाएगा 29 अप्रैल को। ये पहले चरण के बारे में कह रहा हूँ। और मतदान होगा 14 मई को। बीच में प्रचार के लिए समय जो दिया जाता है, कैनवेसिंग पीरियड जो कहते हैं, इसकी मतगणना 17 मई को हो जाएगी। इसी प्रकार से द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण की तिथियां निर्धारित की गई हैं। आपने देखा कि चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग जो है, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो भी अगर संवेदनशील बूथ है वहां पर सुरक्षा बल तैनात किए जाएंगे और अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग पर अगर किसी तरह के दबाव देकर मतदान के लिए प्रेरित करेंगे और अपने पक्ष में मत कर वोट देने की अपील करेंगे तो वैसे लोगों पर भी कड़ी कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि चुनाव को निष्पक्ष होकर संपन्न कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि किसी तरह के लोभ में आकर लोग मतदान न करें। तो यह चुनाव कुल 4 चरणों में संपन्न कराया जाएगा। बने रहें इसी तरह की खबरों के लिए द न्यूज़ पोस्ट के साथ।